हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षा यान एकेडमी। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास को पढ़ा था, आज की हमारी कक्षा रहेगी सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक हमारे हैं लेव वायस्की। इनके बारे में काफी बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है और इसके पहले भी जो हम लोग पढ़े थे पहले हम लोगों ने पढ़ा जीन पियाजे का सिद्धांत। उसके बाद हम लोगों ने देखा जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत, जो उनके सिद्धांत से काफी मिलता जुलता था। जीन पियाजे के सिद्धांत से काफी मिलता जुलता था जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत, जिसको हम लोगों ने देखा। इसके बाद उन्होंने क्या स्तर, कितने स्तर बताया, उसको एक एक करके हम लोगों ने देखा। तो आज का हमारा सिद्धांत रहेगा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। आज का हमारा सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। मतलब ये क्या होता है, समाज से इसके प्रवर्तक आपको पता ही होगा, लेव वायस्की हैं, जो कि रहने वाले थे रूस के। तो इन्होंने क्या बताया, समाज जो होता है कि किससे बनता है, कैसे बनता है, और सांस्कृतिक विकास, इनका सिद्धांत जो है वो समाज के ऊपर ही निर्भर है। और ये क्या कहते हैं, समाज और संस्कृति जो बनी है उसी के ऊपर ये सिद्धांत निर्भर है। तो चलिए देखते हैं मतलब क्या इन्होंने क्या क्या चीजें बताई और कैसे कैसे इसमें क्या क्या होता है, उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सर्वप्रथम देखेंगे प्रवर्तक, ये रानी मतलब प्रवर्तक कौन है, सामाजिक संस्कृति विकास का जो प्रवर्तक है वो कौन है। तो प्रवर्तक देखते हैं। तो इसके प्रवर्तक हैं आपको पता भी होगा, इससे काफी बार प्रश्न परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास से मतलब समाज में बालक की क्या भूमिका। इन्होंने समाज को ही सब कुछ माना है, बालक के विकास में इन्होंने समाज को ही महत्वपूर्ण माना है। समाज और संस्कृति को क्या किया है इन्होंने, सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में माना है। तो चलिए देखते हैं इसके प्रवर्तक थे इसके लेव वायस्की। प्रवर्तक थे हमारे कौन, लेव वायस्की। ये रहने वाले कहाँ के थे, रहने वाले थे ये रूस के। स्थान कहाँ के रहने वाले थे, ये रूस के। तो इन्होंने समाज के बारे में बताया, जैसे इन्होंने कहा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आपस में प्रक्रिया जो करते हैं उसको क्या बनता है, इससे समाज बनता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में जब मिलते हैं, परस्पर प्रक्रिया करते हैं अपनी, तो उससे क्या बनता है, समाज बनता है। इन्होंने बताया बालक और समाज जो होता है, बालक और समाज के मध्य जो अंतर क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। तो चलिए ये इसके बाद हम लोग एक करके देखते हैं। इन्होंने सिद्धांत में जो कुछ शब्द दिए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो शब्द एक एक करके जो उन्होंने दिए हैं, चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। एक एक शब्द उन्होंने क्या करते हैं, चार्ट में बनाकर उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, एक एक करके समझ लेंगे हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं वायगोस्की सिद्धांत से संबंधित शब्द। वायगोस्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में क्या महत्वपूर्ण कुछ शब्द बताए, उसको एक एक करके देखते हैं, जो परीक्षा में काफी बार पूछे जाते हैं। इनके जो प्रश्न बनते हैं, इससे अधिकतर बार इन सब चीजों से प्रश्न बने हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्या दिया, इन्होंने दिया है वयस्कों से सीखना। बच्चे क्या करते हैं, अपने जो वयस्क होते हैं अपने से बड़ों से क्या होता है, वो अनुकरण करके कोई भी चीज सीखते हैं। भाषा परस्पर वार्तालाप, भाषा के द्वारा परस्पर क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति बातचीत करके सीखते हैं। अंतर्वाक इनका बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इन्होंने कहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक बच्चे जो करते हैं वो अंतर्वाक होते हैं, मतलब स्वभाषा या आत्मकेंद्रित भाषा मतलब। इसके बाद सहकारी अध्ययन साथ मतलब, फिर पारस्परिक अध्ययन, अंतःक्रिया, दो बालक क्या करते हैं, आपस में पारस्परिक अंतःक्रिया करके सीखते हैं। सहयोगात्मक अध्ययन, तो समाज से स्पष्ट होता है कि समाज बनता कैसे है, जब दो बच्चे या दो बालक आपस में कोई भी होता है, जब एक दूसरे से सहयोग स्थापित करता है, एक दूसरे का सहयोग करता है, तभी तो समाज का निर्माण होता है। इसके बाद समूहता की भावना, समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है समूहता की भावना। जब तक समूह नहीं रहेगा तब तक वो समाज नहीं बन सकता है। इसके बाद सामाजिक अंतःक्रिया, बच्चे क्या करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया में बहुत कुछ एक दूसरे से सीखते हैं। इसके बाद पारस्परिक शिक्षण, बालक क्या करता है, पारस्परिक एक दूसरे के सीखते हैं, पारस्परिक शिक्षण करते हैं। कोई भी दो बालक क्या करते हैं, अपने दो लोगों में बहुत कुछ मतलब बैठकर एक दूसरे से समझते हैं, सीखते हैं। इसके बाद बनता है हमारा समाज। इतने चीजों को मिलाकर क्या बनता है, हमारा लास्ट में बनता है समाज। तो समाज क्या होता है कि बालक और समाज के साथ जो परस्पर अंतःक्रिया होती है उससे हमारा क्या बनता है, एक
समाज बनता है। तो चलिए आगे देखते हैं वाइगोत्स्की ने क्या महत्वपूर्ण चीजें बताई, उसको एक एक करके एक एक लाइन में महत्वपूर्ण चीजों करके हम लोग देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं वाइगोत्स्की ने मतलब वाइगोत्स्की ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत समाज जो होता है, किस वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भी व्यक्ति का जो होता है व्यक्तिगत विकास तब तक संभव नहीं हो पाता है जब तक उसका सामाजिक विकास न हुआ हो। तो चलिए हम लोग कुछ लाइनें दी गई महत्वपूर्ण, उन्होंने अपने विकास के बारे में क्या कहा एक एक करके उसको हम लोग देखेंगे। तो वाइगोत्स्की ने बालक के विकास में समाज की मुख्य भूमिका मानी है। चलिए हम लोग पहला देखते हैं वाइगोत्स्की ने वाइगोत्स्की ने बालक के विकास में वाइगोत्स्की ने बालक के विकास में समाज की मुख्य भूमिका मानी है। समाज की मुख्य भूमिका मानी है। इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बालक क्या करता है, अनुभव को प्राप्त करता है। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बालक अनुभव को प्राप्त करता है। अनुभव को प्राप्त करता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बालक क्या करता है, अनुभव को प्राप्त करता है। इसके बाद शैशवावस्था बालक का सामाजिक दायरा होता है। उन्होंने कहा है शैशवावस्था बालक का सामाजिक दायरा होता है। शैशवावस्था बालक का सामाजिक दायरा होता है। इसके बाद क्या होता है, बाल्यावस्था में सामाजिक दायरा क्या होता है, बढ़ जाता है। बाल्यावस्था में सामाजिक दायरा बढ़ जाता है। बाल्यावस्था में क्या होता है कि सामाजिक दायरा जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके बाद क्या होता है, किशोरावस्था में सामाजिक दायरा जो होता है वो क्या होता है, जटिल और व्यापक हो जाता है। किशोरावस्था में सामाजिक दायरा जटिल और व्यापक हो जाता है।
तो किशोरावस्था में क्या होता है कि बालक का जो सामाजिक दायरा होता है वो अत्यधिक जटिल और व्यापक हो जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि इन्होंने बताया कि उसके अनुसार परिभाषा उनकी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा में काफी बार पूछी भी गई है। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था में बालक अपने समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य होता है। तो चलिए हम लोग उस डिफिनेशन, उस परिभाषा को देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा है समाज के बारे में। तो चलिए देखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार उन्होंने क्या मतलब परिभाषाएं दी। उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था में बालक अपने समवयस्क समूह का क्या होता है, सक्रिय सदस्य होता है। चलिए हम लोग देखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि किशोरावस्था में बालक अपने समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य होता है। किशोरावस्था में बालक क्या होता है, अपने समवयस्क जो उसके साथी होते हैं उनमें क्या करता है, वो अपने समूह का क्या करता है, सदस्य बनकर रहना पसंद करता है। इसके बाद क्या करता है, अगली लाइन हमारी कि किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना क्या होती है, तीव्र होती है। बालक में क्या होता है, बालक और बालिकाओं में क्या होता है, किशोरावस्था में लिंग संबंधी जो चेतना क्या होती है, उन लोगों में समझने सोचने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, तीव्र होती है। इसके बाद बालक वयस्क या समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। बालक अपने सहपाठियों के साथ, अपने बड़ों के साथ क्या करते हैं, अंतःक्रिया, आपस में पारस्परिक अंतःक्रिया, बातचीत करके, वार्तालाप करके एक दूसरे का क्या करते हैं, वो लोग सीखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे बालक के सीखने के प्रकार। वाइगोत्स्की ने बालक के सीखने के कितने प्रकार बताए, क्या बताए उसको देखते हैं। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। उसमें बताया था अनुकरणीय अधिगम, इसके बाद सहकारी अधिगम बताए थे, फिर निर्देशात्मक अधिगम। तो चलिए हम लोग देखते हैं बालक के सीखने के प्रकार में उन्होंने 3 प्रकार जो बताए, उसमें बालक कैसे कैसे करके सीखता है उसको देखते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं बालक के सीखने के प्रकार। वाइगोत्स्की ने बालक के सीखने के प्रकार में कितने प्रकार बताए थे, तो चलिए उसको एक एक करके देख लेते हैं। जिसमें उन्होंने पहला प्रकार अनुकरणीय अधिगम बताया, जिसे इमिटेटिव लर्निंग भी कहते हैं इंग्लिश में। इसके बाद निर्देशात्मक अधिगम, निर्देशात्मक अधिगम को हम लोग इंस्ट्रक्शन लर्निंग कहते हैं। इसके बाद बताया उन्होंने सहकारी अधिगम, बालक तीसरे प्रकार से जो सीखते हैं सहकारी अधिगम या कोलैबोरेटिव लर्निंग करते हैं उसको। तो अनुकरणीय अधिगम में बालक क्या करता है कि इसमें बालक नकल करके सीखता है, नकल करके सीखता है। और निर्देशात्मक अधिगम में बालक क्या करता है, प्रौढ़ों या अभिभावकों के द्वारा सीखता है। प्रौढ़ों या अभिभावकों के निर्देश से सीखता है। इसके बाद हमारा तीसरा सहकारी अधिगम, इसमें बालक समूह में या फिर साथियों के साथ सीखता है। समूह में या फिर साथियों के साथ सीखता है। तो उसके बालक के सीखने के जो 3 प्रकार बताए थे, पहला हमारा था अनुकरणीय अधिगम, दूसरा निर्देशात्मक अधिगम, तीसरा हमारा था सहकारी अधिगम। तो उन्होंने अनुकरणीय अधिगम में बालक क्या करता है कि नकल करके अपने बड़ों का, अपने सहपाठियों के साथ मतलब क्या करता है, अनुकरण करके या फिर नकल करके सीखता है। इसके बाद दूसरा था हमारा निर्देशात्मक अधिगम। निर्देशात्मक अधिगम में बालक क्या करता है, प्रौढ़ों या अभिभावकों के साथ क्या करता है, उनके जो निर्देश होते हैं उनका पालन करता है और उससे सीखता है। तीसरा हमारा सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम बालक क्या करता है, अपने समूह में या अपने साथियों के द्वारा मतलब साथियों के साथ सीखता है। तो ये थे बालक के सीखने के प्रकार जो लेओ वाइगोत्स्की द्वारा बताए गए। इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिसमें आपका हमारा आता है जेडपीडी आता है, इसके बाद इसके फोल्डिंग आता है, इसके बाद एमक्यू आता है। मतलब ये सब एक एक करके सीखेंगे कि क्या क्या चीजें होती है। इन्होंने अपने सिद्धांत में इसको कैसे करके इसको बताया है और क्या क्या होता है इसको चलिए हम लोग सीखते हैं कि जेडपीडी क्या होती है, फिर उसको देखेंगे, फिर इसके फोल्डिंग देखेंगे, फिर एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। तो चलिए महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखेंगे, पहले जेडपीडी क्या होती है।
चलिए इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग देखेंगे जेडपीडी क्या होती है। तो जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं समीपस्थ, निकटस्थ या फिर संभावित विकास का क्षेत्र, ये परीक्षा में काफी बार पूछा भी गया है। तो चलिए देखते हैं जेडपीडी क्या होती है। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब जेडपीडी। जेडपीडी क्या होती है उसको हम लोग देखते हैं। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं समीपस्थ, हिंदी में हम लोग कहते हैं समीपस्थ या इसी को कहते हैं निकटस्थ या फिर इसी को कहते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। संभावित विकास का क्षेत्र, जो कि इसको हिंदी में कहते हैं समीपस्थ, निकटस्थ, निकटस्थ या फिर संभावित विकास का क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं जेडपीडी होती क्या है। जेडपीडी क्या होता है कि इसमें दो स्तर होते हैं, निम्नतम स्तर और उच्चतम स्तर। निम्नतम स्तर में आपका क्या आता है सरल कार्य आते हैं और उच्चतम स्तर में क्या आता है कठिन कार्य। निम्नतम स्तर में आपका आएगा ऐसे कार्य जिसे बालक स्वयं से करता है और उच्चतम स्तर या कठिन कार्य में आपका आएगा ऐसे कार्य जो बालक किसी के सहयोग के द्वारा करते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारा है निकटतम स्तर या निम्नतम स्तर। निम्नतम स्तर निम्नतम स्तर जिसे हम लोग कहते हैं सरल कार्य। सरल कार्य इसमें क्या करता है बालक, इसमें क्या करता है वह कार्य जिसे बालक स्वयं के द्वारा करता हो या सीखता हो, वह कार्य जिसे बालक स्वयं से करता हो या सीखता हो, या सीखता हो, ये हमारा किसमें आएगा निम्नतम स्तर में या सरल कार्य में। जैसे इसमें क्या आएगा आपका साधारण जोड़ आएगा। उदाहरण स्वरूप हम लोग देख लेते हैं, जैसे साधारण जोड़, जैसे हम लोग इसमें होता है 2 + 2 = 4। ये बालक क्या करता है स्वयं से करता है या सीखता है। तो वह कार्य जिसे बालक स्वयं से करता हो या सीखता हो उसे वो किसमें आएगा आपका निम्नतम स्तर में। इसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे उच्चतम स्तर क्या होता है। उच्चतम स्तर दूसरा हमारा है उच्चतम स्तर या कठिन कार्य। उच्चतम स्तर या इसी को कहते हैं कठिन कार्य। उच्चतम स्तर या कठिन कार्य क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं कि उच्चतम स्तर या कठिन कार्य क्या होता है। ऐसा कार्य जो बालक
जो बालक दूसरों की मदद से करता है, दूसरों की मदद से करता है। ऐसा कार्य जो बालक क्या करता है, दूसरों की मदद से करता है, वो हमारे किस में आएगा, उच्चतम कार्य या कठिन कार्य में आएगा। जैसे हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, इसमें भी जैसे जोड़ लेते हैं 80 प्लस 77, 80 प्लस 77, ये हमारा कितना होगा, 7 और 8 7 15, 157। ये कितना होगा, इसको बालक क्या करता है, दूसरों की मदद से सीखता है। ये क्या है, किसमें आएगा, हमारा उच्चतम स्तर या कठिन कार्य में आएगा। तो ऐसा कार्य जो बालक दूसरों की मदद से करता है वो हमारा होता है उच्चतम स्तर या कठिन कार्य, और ऐसा कार्य जो बालक स्वयं से करता है वो हमारा होता है निम्नतम स्तर या सरल कार्य। इसके बाद हम लोग देखते हैं जेडपीडी क्या होती है, उसमें उन्होंने क्या कहा, उसको चलिए एक करके उसके जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं उसको देखते हैं हम लोग। जेडपीडी जेडपीडी उसको हम लोग चलिए देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि मतलब स्तर इसमें कैसे होता है, जेडपीडी में कौन कौन से स्तर आते हैं, जिसमें निम्नतम स्तर, उच्चतम स्तर। तो जेडपीडी क्या होती है, वास्तविक विकास एवं संभावित विकास के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। उन्होंने कहा है कि वास्तविक विकास एवं संभावित विकास के बीच के अंतर को जेडपीडी कहते हैं। तो वास्तविक विकास एवं संभावित विकास के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, जेडपीडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। दूसरा हमारा है कि स्वयं से किए गए कार्य या दूसरों की मदद से किए गए कार्य के बीच का जो निष्पादन होता है उसे क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। स्वयं से किए गए कार्य का निष्पादन या दूसरों की मदद से किए गए कार्य के निष्पादन के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग जेडपीडी कहते हैं। तो दूसरी लाइन हमारी है कि स्वयं से किए गए कार्य का निष्पादन, स्वयं से किए गए कार्य का निष्पादन या किसी वयस्क के द्वारा किए गए मदद या किसी वयस्क से किए गए मदद का निष्पादन स्वयं से किए गए कार्य का निष्पादन या किसी वयस्क से किए गए मदद का निष्पादन के बीच का जो अंतर होता है, बीच के अंतर को जेडपीडी कहते हैं। अंतर को जेडपीडी कहते हैं। इसके बाद हमारा है कि निम्नतम स्तर और उच्चतम स्तर के बीच का जो अंतर होता है उसे जेडपीडी कहते हैं। निम्नतम स्तर और उच्चतम स्तर
के बीच के अंतर को ZPD कहते हैं। इन्होंने कहा निम्नतम और उच्चतम स्तर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? ZPD कहते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग इसको शुरुआत में देख लेते हैं, शुरू से देख लेते हैं कि ZPD होती क्या है। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने देखा कि ZPD निम्नतम स्तर में और उच्चतम स्तर में हम लोगों ने देखा, उसको समझा। इसके बाद में वास्तविक विकास एवं संभावित विकास के बीच का जो अंतर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ZPD कहते हैं। या दूसरा हमारा कि स्वयं से किए गए कार्य का निष्पादन या किसी वयस्क से किए गए मदद का निष्पादन के बीच का जो अंतर होता है उसे ZPD कहते हैं। तीसरा हमारा निम्नतम स्तर और उच्चतम स्तर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? ZPD कहते हैं। या बच्चा जो कुछ कर रहा है और जो कुछ उसकी करने की क्षमता है उसके बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? ZPD कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्कैफोल्डिंग या ढांचा निर्माण, इसे पार्ट कहते हैं। तो ये सब देखते हैं इसके बाद कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है, उसको चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट स्कैफोल्डिंग, ढांचा निर्माण या मचान, जिसको हम लोग कहते हैं स्कैफोल्डिंग क्या होती है। ये काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है, इससे प्रश्न भी बनते हैं। तो देखते हैं स्कैफोल्डिंग जिसे पार्ट या ढांचा निर्माण या फिर मचान कहते हैं। तो स्कैफोल्डिंग क्या होती है? स्कैफोल्डिंग मतलब कि बच्चे के सीखने में बाहरी जो सपोर्ट होता है उसे क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। बच्चे के सीखने में जो बाहरी सपोर्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्कैफोल्डिंग या ढांचा निर्माण या पार्ट या मचान इसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब वयस्कों के द्वारा अपने से छोटों को सिखाने के लिए कोई योजना बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जब वयस्कों के द्वारा अपने से छोटे बच्चों को सिखाने के लिए जब कोई योजना बनाई जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही स्कैफोल्डिंग या ढांचा निर्माण या फिर मचान कहते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा है कि बालक को अधिगम एवं समस्या समाधान करने में दिया गया बाहरी सहयोग। बालक को अधिगम एवं सीखने में जो समस्या उत्पन्न होती है उसका समाधान करने में दिया गया जो बाहरी सहयोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसके बाद हमारा है कि बच्चों को दिया जाने वाला बाहरी सहयोग, बच्चों को जो सहयोग दिया जाता है वह अस्थायी होता है, ना कि अस्थायी होता है। यह क्या होता है? अस्थायी होता है। तो बच्चों को दिया जाने वाला बाहरी सहयोग क्या होता है? अस्थायी होता है, जो उनके अव्यवस्थित असंगठित संप्रत्यय को एक दिशा प्रदान करता है। जो उनके अव्यवस्थित तथा असंगठित जो संप्रत्यय होते हैं, जो विचार होते हैं, जो प्रत्यय होते हैं, जो सोच होती है, जो समझ होती है, उसको क्या करते हैं? एक दिशा प्रदान करते हैं। और बच्चों में दिया जाना जो ये सहयोग होता है ये क्या होता है? अस्थायी होता है। मतलब कि कुछ समय के लिए, मतलब उसको क्या होता है? अस्थायी रूप से दिया जाता है। इसके बाद चलिए हम लोग ये कहा गया है कि पार्ट स्कैफोल्डिंग ढांचा निर्माण या मचान के बारे में ये क्या होता है? तो हम लोगों ने देखा जब वयस्कों के द्वारा अपने से छोटों को सिखाने के लिए कोई योजना बनाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है कि बच्चों को सीखने में बाहरी सपोर्ट, जो वयस्कों के द्वारा बाहरी सपोर्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग या ढांचा निर्माण कहते हैं। इसके बाद बालक को अधिगम एवं समस्या समाधान, बालक को सीखने में या फिर उनके सीखने में जो समस्या उत्पन्न होती है उसमें उसको करने में जो सहयोग, बाहरी सहयोग दिया जाता है अस्थायी रूप से, उसे क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसके बाद हमारा बच्चों को दिया जाने वाला बाहरी सहयोग क्या होता है? अस्थायी होता है, जो उनके अव्यवस्थित असंगठित संप्रत्यय को क्या करता है? दिशा प्रदान करता है। तो ये था हमारा पार्ट स्कैफोल्डिंग ढांचा निर्माण या मचान। इसके बाद हम लोग देखेंगे MKO, द मोर नॉलेजेबल अदर। चलिए हम लोग उसको देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ये क्या होता है इसको देखते हैं कि ये भी पेपर में पूछा गया है। पेपर में इससे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। MKO से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक
ज्ञान, अनुभव एवं कौशल रखता हो। यमको से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक क्या होते हैं, ज्ञानशील होते हैं, अनुभव एवं कौशल रखता हो, उसे क्या कहते हैं, यमको। उदाहरण स्वरूप जैसे एक अज्ञानी बालक होता है और एक ज्ञान का भंडार लिए शिक्षक होता है। तो जो अज्ञानी बालक होता है वो सीखने के लिए क्या होता है, सर्वोत्तम अपना संज्ञानात्मक विकास वो सीखने के लिए कर पाता है। इसके बाद इन्होंने भाषा और विचार, ये बहुत ही दुविधा वाला प्रश्न, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत लोग इसमें स्पष्ट नहीं कर पाते हैं इस चीज को, मतलब कि और कंफ्यूजन होता है। तो भाषा और विकास के बारे में वाइगोस्की और पियाजे ने क्या क्या कहे उसको चलिए देखते हैं। तो वाइगोस्की ने क्या बोला है कि पहले भाषा आया है फिर विचार। पहले क्या है, पहले भाषा आया है फिर विचार। इसके बाद जीन पियाजे ने क्या कहा, पहले विचार आया है फिर भाषा। वाइगोस्की ने क्या कहा, पहले भाषा आई है फिर विचार, और पियाजे ने कहा पहले विचार आया है फिर भाषा। इसके बाद वाइगोस्की ने बच्चों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें मतलब मुख्य, बहुत ही मुख्य है कि बच्चे किस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो वाइगोस्की ने बच्चों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को आंतरिक स्वभाषा, प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या, आंतरिक स्वभाषा या क्या कहा है, व्यक्तिगत वार्ता कहा है। वाइगोस्की ने बच्चों के द्वारा जो प्रयोग की जाने वाली भाषा को आंतरिक स्वभाषा या फिर क्या कहा है, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। वही जीन पियाजे ने क्या कहा है कि, पियाजे ने कहा है कि बच्चे को जो वार्ता करते हैं, पियाजे ने बच्चों की भाषा को क्या कहा है कि अहम केंद्रित वार्ता कहा है। इन्होंने क्या है, आंतरिक स्वभाषा या व्यक्तिगत वार्ता, और पियाजे ने अहम केंद्रित वार्ता कहा है। और वाइगोस्की ने बच्चों, इन्होंने कहा है बच्चों जो भाषा का प्रयोग अपने विचारों को क्या करते हैं, जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं, अपने विचारों को दिशा प्रदान करने के लिए करते हैं। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। इसका शैक्षिक निहितार्थ आपको अच्छे से पता होगा, इस सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ क्या निकलता है। इससे आशा यही होता है कि सहयोग की भावना का विकास होता है, समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास इस सिद्धांत के द्वारा होता है, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। इसके प्रवर्तक हम शुरुआत में ही कर चुके हैं, इससे काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं कि लियो वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास है। तो हम लोगों ने यंग्यो देखा, इसमें सब कुछ देखा, भाषा और विचार देखा, इसमें बहुत ही दुविधा वाला प्रश्न था, पहले भाषा आया फिर विचार, ये कथन था वाइगोस्की का, फिर पियाजे का था पहले विचार और फिर भाषा। और क्या था कि वाइगोस्की ने बच्चों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को आंतरिक स्वभाषा या व्यक्तिगत वार्ता कहा है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।